नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई और प्रिपरेशन पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप करते होंगे और ऐसे ही पूरे एग्ज़ाम तक आपको करते रहना है, ठीक है ना दोस्त? तो चलिए हम आज के वीडियो में बात करते हैं। तो देखिए दोस्त, आज के वीडियो में आपको मालूम है कि बिहार स्पेशल टॉप 2000 का जो हम प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, उसी सीरीज का आज का जो है पार्ट 12 नंबर भाग है, यानी कि पार्ट 12 नंबर वीडियो है। पार्ट 11 तक हम जो है वीडियो के माध्यम से यानी कि पार्ट सीरीज के माध्यम से हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके आराम से देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि जो भी नए व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ना एंड तक देखिए और आप खुद बताइएगा कि ये जो जितने भी हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, जितने भी पार्ट लेकर आ रहे हैं, ये एग्ज़ाम के हिसाब से कितना ओरिएंटेड है। आप खुद बता दीजिए कि हाँ भाई, ये एग्ज़ाम के लिए कितना ओरिएंटेड है। क्योंकि आप ईमानदारी से पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा और खुद बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्त? बता देना चाहते हैं कि प्रत्येक प्रश्नों का ना दोस्त हम 360 डिग्री यानी कि पूरा हम आपको एनालाइज़ करवाते हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम बिना समय गँवाए आज का जो है पार्ट 12 का पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है ना दोस्त? और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितना सवाल सही हुआ और कौन-सा क्वेश्चन मॉडरेट था, कौन-सा क्वेश्चन ईज़ी था और कौन-सा क्वेश्चन हार्ड था। ठीक है ना दोस्त? तो चलिए हम आज का पार्ट 12 का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्त, आज का जो है 111 नंबर सवाल है, ठीक है ना? पार्ट 11 तक जो है हम आपको कंप्लीट करा दिए, जाके चैनल पे देख सकते हैं। उसमें जो है आपको 110 यानी कि 110 तक क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे। सारे क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन जो है पी बाई क्यू है, ठीक है ना दोस्त? और पी बाई क्यू तो कहने वाली बात नहीं है, कितना इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जामों के लिए या फिर किसी भी प्रकार के एग्जामों के लिए, ठीक है ना दोस्त? तो देखिए, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एकदम बारीकी से वीडियो को देखते चलिएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है कि नहीं? बताइए, 22 मार्च को तो आपको मालूम है कि बिहार दिवस मनाया जाता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आखिर क्या महत्व है कि 22 मार्च को मनाया जाता है? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि इस दिन ना राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया गया था, ठीक है ना? या फिर ऑप्शन बी बोल रहा है कि बिहार को 1873 में इसी दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था। या फिर ऑप्शन सी बोल रहा है कि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए किया गया था। या फिर ऑप्शन डी है 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए इस दिन मनाया जाता है। तो बताइए दोस्त, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिनको भी जानकारी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं, ठीक है ना दोस्त? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1912 में, यानी कि 1912 22 मार्च 1912 में बिहार को जो है ना बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक कर दिया गया था, यानी कि अलग कर दिया गया था। और इसी की याद में ना 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाया जाता है। समझ में आएगा ना दोस्त? चलिए हम इसको और भी बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, 22 मार्च 1912 के दिन बिहार को बंगाल से अलग कर एक पृथक राज्य यानी कि एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। इसीलिए ना दोस्त, इसी दिन को बिहार राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझ में आ गया ना दोस्त? बिल्कुल विस्तार में आपको बताया जाएगा, ठीक है ना? आप बिल्कुल हिचकिचाइए मत और बस वीडियो को ध्यान से देखते चलिए। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि 112 नंबर सवाल पे, ठीक है ना दोस्त? देखिए, सवाल बोल रहा है, यानी कि प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी यानी कि विशेष राज्य की दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? बोल रहा है कि कभी नहीं प्रदान किया गया है। 4 राज्य दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है जम्मू और कश्मीर। तो दोस्त, आपको मालूम है कि जम्मू और कश्मीर को भी विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। हिमाचल प्रदेश को भी जो विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है और सिक्किम को तो मिला ही है। लेकिन बात करें बिहार को, तो बिहार को कभी भी विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिला है। समझ में आ गया ना दोस्त? चलिए इसका सॉल्यूशन भी बहुत सारा देख लेते हैं। हम बस वीडियो को ध्यान से देखते चलिएगा। बोल रहे हैं कि बिहार को केंद्र सरकार ने कभी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। वर्तमान में बात करें, वर्तमान समय में तो टोटल जो है 11 राज्यों को ना विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। कौन-कौन से? असम हो गया, नागालैंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना।
ठीक है ना? तो देख सकते हैं कि आपको सारा चीज़ एकदम विस्तार में बताया जा रहा है, आप ध्यान से बस इसको देखते चलिएगा। तो टोटल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी के दर्जा में दिया गया है, लेकिन बिहार को आज तक कभी भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, ठीक है ना? चलिए हम अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है 113 नंबर सवाल है। प्रश्न काफ़ी वीवीआई है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? बोल रहा है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, ठीक है ना, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था या फिर दफन किया गया था। ऑप्शन ए है किस राज्य में किया गया था, किस जिला में किया गया था? पाटलिपुत्र में, या फिर राजगीर में, या फिर मुंगेर में, या फिर नालंदा में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये जो यूसुफ शाह जी जो थे ना, यानी कि जो यूसुफ शाह चक थे, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में नालंदा जिले में निर्वासित या फिर दफन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? नालंदा जिले में। समझ में आ गया ना दोस्त? तो इसी के बारे में ये बात बोल रहा है, तो याद रखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए इसका थोड़ा सा हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं ताकि आपको ध्यान में आ जाए, ठीक है ना? देखिए, ये यूसुफ शाह चौक को नालंदा के विश्वास गांव में, देखिए कौन सा गांव नालंदा के? विश्वास गांव में दफनाया गया था। यूसुफ शाह कश्मीर के चौक वंश के अंतिम शासक थे। किस वंश के? चौक वंश के अंतिम शासक थे। कौन थे? तो यूसुफ शाह। इनके लास्ट में चौक इसलिए लगा था क्योंकि ये चौक वंश के अंतिम शासक थे। वह अपने पिता कौन से इनके? अली शाह थे। इसके बाद कश्मीर की गद्दी पर बैठा था, यानी कि अपने पिता के बाद ये कश्मीर की गद्दी पे यूसुफ चाचक बैठा था। समझ में आ गया ना दोस्त? तो इसी की ये बातें कर रहा है, लेकिन मेनली आपको याद रखना है कि नालंदा में इनको निर्वासित किया गया था या फिर दफनाया गया था। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका हम बिल्कुल समय नहीं गवाएंगे, सारा क्वेश्चन विस्तार से बताएंगे और पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते चलेंगे। समझ में आ गया ना दोस्त? तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको 114 नंबर सवाल है। 114 नंबर सवाल है, बोल रहा है कि बिहार राज्य, ध्यान से देखिएगा, बिहार राज्य पर्यटक विकास निगम, ठीक है ना, पर्यटक विकास निगम की बातें कर रहा है। पर्यटक विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ठीक है ना, बिहार राज्य पर्यटक विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ऑप्शन ए है ब्राइट बिहार, ऑप्शन बी है हम सबका बिहार, या फिर ऑप्शन सी है ब्लिसफुल बिहार, या फिर ऑप्शन डी है बिहार इज द बेस्ट। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखते जाइएगा दोस्त, ठीक है ना? हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप वीडियो को एंड तक देख रहे हैं और बता रहे हैं कि आपने कितना सही सवाल कंप्लीट किया है, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि ब्लिसफुल बिहार, यानी कि आनंद पूर्वक वाला बिहार, आनंदमय बिहार, ठीक है ना? तो बिहार राज्य पर्यटक विकास निगम की टैगलाइन क्या था? ब्लिसफुल बिहार। समझ में आ गया ना? लेकिन चलिए हम आपको सॉल्यूशन भी साथ में साथ कराते चलते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, ये ब्लिसफुल बिहार यानी कि आनंदित बिहार, बिहार राज्य पर्यटक निगम की टैगलाइन है। कौन सी टैगलाइन है? ब्लिसफुल बिहार। अब देखिए, ब्लिसफुल बिहार जो है ना अभियान, जो 2005 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2005 में शुरू किया था। इसका मेनली उद्देश्य क्या था? बिहार राज्य को सुखद पहल का एहसास कराना, जिसने बौद्ध धर्म की उत्पत्ति एवं इसके महत्व को जनमानस तक पहुंचाया है। समझ में आएगा ना? आपको मालूम है कि बौद्ध धर्म जो है, जो कहाँ से उत्पत्ति हुआ, और बौद्ध को जो है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? यही बिहार है और यही मगध है। समझ में आ रहा है ना? तो इसी की ये बातें कर रहे हैं, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है ना? अगला प्रश्न जो है 115 नंबर सवाल है, ठीक है ना? बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? कृषकों मतलब कि जो भी किसान थे, उसका नेतृत्व किसने किया था? ठीक है ना? ऑप्शन ए है स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी है राजकुमार शुक्ला, या फिर ऑप्शन सी है श्री कृष्णा सिंह, या फिर ऑप्शन डी है जेपी सेन। बताइए दोस्त, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको मालूम ही है कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही होगा, क्योंकि जो स्वामी विद्यानंद जी जो थे ना, ये बिहार के किसानों का ना नेतृत्व किए थे, ठीक है ना? क्योंकि ये जो है किसानों के लिए ना हमेशा कुछ ना कुछ आंदोलन और किसानों को उत्थान के लिए कुछ ना कुछ किया करते थे। तो उसी प्रकार से असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने किसानों का नेतृत्व किया था, ठीक है ना? लेकिन चलिए हम और भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि आपको ध्यान में बैठ जाए। देखिए एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा दोस्त, ठीक है ना? इससे आपको सॉल्यूशन देखने से इसलिए होता है कि आपको एक कहानी के माध्यम से आपको 300 स्टार यदि आपको जानकारी हो जाता है। अगर क्वेश्चन थोड़ा-सा घुमा भी देता है ना, तो आप आराम से बना के आ जाइएगा, ठीक है ना? तो देखिए, ये क्या बोल रहा है, बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व
किसान नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद ने किया था। समझ में आ गया ना? स्वामी विद्यानंद असहयोग आंदोलन के प्रबल समर्थक थे, यानी कि मजबूत समर्थक थे। इन्होंने किसानों के साथ असहयोग आंदोलन में सक्रिय प्रांतों का दौरा किया था। किसका दौरा किया था? सक्रिय प्रांतों का, यानी कि एक्टिव प्रांतों का दौरा किया था। समझ में आ गया ना दोस्त? तो देख सकते हैं कि आपको कितना बेहतरीन तरीके से सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है ना दोस्त? अगर वीडियो सच में अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो आप दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना? और दोस्त सब्सक्राइब तो बिना किए हुए जाना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप बिना आप सब्सक्राइब किए जाते हैं तो मेरे को ये एहसास होता है कि हमारे वीडियो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है ना? हम आपके लिए इतना मेहनत करके सारा का सारा क्वेश्चन लेकर आते हैं, ताकि आपको सिर्फ रिजल्ट ही नहीं बल्कि मेरिट तक पहुँचना है। इसमें सफलता एकेडमी हमेशा आपके साथ चलता रहेगा। तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर बताइएगा अपनी राय वीडियो से संबंधित। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, ध्यान से देखते चलिएगा आपको। ठीक है ना? तो देखिए 116 नंबर प्रश्न है। पूछ रहा है 116 नंबर प्रश्न कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है सचिदानंद सिन्हा को, या फिर ऑप्शन बी है कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा को, या फिर ऑप्शन सी है सर गणेश सिंह को, या फिर ऑप्शन डी है आचार्य नरेंद्र देव को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन ए। जो बिहार के निर्माता, आधुनिक बिहार के निर्माता की जब बात करता है तो सचिदानंद सिन्हा जी थे। इन्होंने जो है आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है ना? तो आपको जरूर ध्यान में रखना है कि आधुनिक बिहार का निर्माता जब भी पूछे तो आप आराम से सचिदानंद सिन्हा को लगा सकते हैं। ठीक है ना? और ये जो क्वेश्चन है ये भी पीएससी में भी पूछा गया सवाल है। ठीक है ना? आपको हम सब का सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाएंगे। ठीक है ना? और उसके बाद से P/Q भी साथ में करवाते चलेंगे। ठीक है ना? आपको बिल्कुल हेवी भी आई क्वेश्चन ही आपको कंप्लीट करवाएँगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी, नहीं, नहीं, बिल्कुल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवाएँगे। जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा ना दोस्त, तो आपको खुद मालूम चलेगा ये वीडियो और ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट था। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं इसका सॉल्यूशन भी थोड़ा देख लेते हैं, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, सचिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। ठीक है ना? जो कि बंगाल से बिहार को पृथक और एक नवीन राज्य के रूप में स्थापित कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। समझ में आ गया ना? इनकी किनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? सचिदानंद सिन्हा की। समझ में आ गया? अब देखते हैं सचिदानंद सिन्हा, इनका जन्म जो है वर्तमान में बिहार के आरा जिला में हुआ था। ठीक है ना? कहाँ हुआ था? बिहार के आरा जिला में हुआ था। किनका? सचिदानंद सिन्हा का। एक और आपसे सवाल है और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में आरा जिला से और कौन व्यक्ति बिलोंग करते थे, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है ना? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वो 1857 की क्रांति में अपना काफ़ी ज़्यादा योगदान दिए थे, जो कि आरा जिला से बिलोंग किया करते थे। ठीक है? तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जो भी बच्चे इसका जवाब देंगे, हम देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। ठीक है? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है ना? अगला प्रश्न जो है ध्यान से देखिएगा। ठीक है? बोल रहा है कि 117 नंबर सवाल है। बोल रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? जो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद सरस्वती, या फिर ऑप्शन बी है राम सुंदर सिंह, या फिर ऑप्शन सी है गंगा शरण सिन्हा, या फिर ऑप्शन डी है रामानंद मिश्रा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन जब पूछे ना, तो आराम से बिना हिचकिचाहट के ऑप्शन ए आपका सही टिक लगाइएगा, क्योंकि जो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे ना, ये बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किए थे। समझ में आएगा ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है ना? अब चलिए हम इसका थोड़ा सा आपको व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए व्याख्या में क्या लिखा हुआ है कि वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में किसान आंदोलन शुरू हुआ था। समझ में आ गया ना? इन्हीं के नेतृत्व में ना बिहार में किसान आंदोलन भी शुरू हुआ था। ठीक है ना? तो स्वामी सहजानंद जी थे, उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किए थे। आपको मेनली ये सब चीजें बिल्कुल याद रखना है। ठीक है ना? बार बार क्वेश्चन आपको ऐसे घुमा फिरा के बार बार पूछता रहता है। समझ में आएगा ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, और बिल्कुल विस्तार और आसान भाषा में हम सारी चीजें समझेंगे। देखिए ये जो है 118 नंबर सवाल है। पूछ रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री
पटना में स्थापित की थी। देखिए पिछले वीडियो में भी हम आपको किसी और माध्यम से बताए थे, इस वीडियो में आपको आपको ईयर्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना? जैसे कि कब किए थे, ऑप्शन ए है 1601 में, या फिर ऑप्शन बी है 1632 में, या फिर ऑप्शन सी है 1774 में, या फिर ऑप्शन डी है 1651 में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाए? क्योंकि ये वीडियो ना ये क्वेश्चन जो है हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है ना? ईयर के अनुसार नहीं बल्कि आपको थ्योरी के अनुसार, ठीक है ना? उसमें ईयर भी था। तो इसका देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि 1632। देखिए 1632 में ना दोस्त पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। बिहार की बात कर रहे हैं, तो 1632 में स्थापित किया था, ठीक है ना? हम चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है? तो ये देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 में अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। समझ में आएगा ना? कौन? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कब? 1632 में। और कहाँ पे? तो पटना में किया गया था, ठीक है ना? जबकि वहीं पे बात करें कि भारत में अपनी पहली डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे स्थापित किया था? तो मसूली पटना में, जो कि 1605 में मसूली पटना में स्थापित की गई थी। तो 1605 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी मसूली पटना में की थी और 1632 में बिहार के पटना में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित की थी। समझ में आ गया ना? तो बिल्कुल ऐसे ही तरीके से आपको सारा चीज कंप्लीट करवाया जा रहा है, ठीक है ना? तो दोस्त वीडियो अगर सच में अच्छा लग रहा है ना, तो दिल से सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी मोटिवेट करता है कि हम वीडियो और भी आपके लिए लेकर आए, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है 119 नंबर सवाल है, ठीक है? बोल रहा है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? स्वराज दल की बातें कर रहे हैं। स्वराज दल का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है श्री कृष्णा सिंह, या फिर ऑप्शन बी है रामलाल शाह, या फिर ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र मित्र, या फिर ऑप्शन डी है सचिंद्रनाथ सन्याल। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय जरूर रखते जरिए वीडियो के माध्यम से जो भी आपको जानकारी हो, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि श्री कृष्णा सिंह। यानी कि श्री कृष्णा सिंह जो थे ये बिहार में स्वराज दल के गठन किए थे। समझ में आ गया ना? कौन थे? श्री कृष्णा सिंह थे, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे, ठीक है ना? अब हम चलते हैं इसका थोड़ा-सा सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, ताकि आपको ध्यान से समझ में आ जाए, ठीक है ना? तो देखिए ये वर्ष 1923 में मोतीलाल, ठीक है ना? मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास, ठीक है? तो यानी कि वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। सीआर दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे? महासचिव थे। देख रहे हैं ना कितना बेहतरीन आपको थ्योरी बताया जा रहा है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और इसके महासचिव कौन थे? न सॉरी, इसके अध्यक्ष थे सीआर दास और इसके महासचिव थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना? और इस पार्टी की शाखा का गठन बिहार में श्री कृष्णा सिंह द्वारा किया गया था, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। समझ में आएगा ना दोस्त? बिल्कुल आपको ध्यान से सुनते जाना है हम क्या-क्या बता रहे हैं। आपको बता रहा ना कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा, अगर बिहार से क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है ना? आप बस वीडियो को ध्यान से देखते चलिएगा। जहाँ पर मैप की ज़रूरत है वहाँ पर मैप के माध्यम से बता रहे हैं, और जहाँ पर थ्योरी के माध्यम वहाँ पर थ्योरी के माध्यम से बताते चल रहे हैं, है कि नहीं? तो देखिए ये श्री कृष्णा सिंह जो थे, ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, और इन्होंने ये जो है क्या बोलते हैं पार्टी की स्थापना किया था, ठीक है? अब हम चलते हैं आज के और आखिरी सवाल पे चलते हैं। आखिरी सवाल क्या है? 120 नंबर सवाल है। सवाल जो है ज्योग्राफी से, और काफ़ी बेहतरीन सवाल है बिहार के ज्योग्राफी से, ठीक है ना? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जिला धारवाड़ यानी कि भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? देखिए ये नहीं है बोल रहा है। इसको ऐसे एग्ज़ाम में गोल कर लीजिए ताकि हाइलाइट रहेगा। बार-बार हर एक क्वेश्चन में जब भी नहीं आता है तो हम आपको बताते रहते हैं, ताकि एग्ज़ाम में समय की बचत होगा और सही आंसर आप मार के आइएगा। तो देखिए ऑप्शन क्या है? मुंगेर, ऑप्शन बी है रोहतास, और ऑप्शन सी है जमुई, या फिर ऑप्शन डी है नवादा। तो बताइए दोस्त इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन-सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो देखिए ये भी है, मुंगेर भी है, जमुई भी है और नवादा भी है। लेकिन बात करें रोहतास की, तो ये रोहतास वाला जो एरिया है ना, रोहतास वाला, ये जो है धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है। हम समझे ना बात को? ये बिंदुवान वाला एरिया है। देखिए, हम इसको एक्सप्लेनेशन पहले देख लें, तो उसके बाद आपको मैप के माध्यम से समझा देते हैं। ध्यान से बस देखिएगा। देखिए बिहार का जो रोहतास जिला है ना, ये धारवाड़ भूस्तरीय से निर्मित नहीं है, ठीक है ना? बल्कि ये किससे निर्मित है? ये बिंदुवन वाली संरचना से
निर्मित है, जिला है। अब विध्वन क्रम की चट्टानें कौन-कौन सी है? देखिए दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र वाले में पाई जाने वाली, तो पहले आप मैप देखिए, तब जाके थ्योरी में मज़ा आएगा। देखिए, ये आप मैप समझ लीजिए, ये आपको बिहार समझ लीजिए, ये बिहार है, ठीक है ना? ठीक है? ये बिहार है, ठीक है? ये बिहार है, ठीक है? और ये वाला जो एरिया है, ये कैमूर वाला एरिया है और जस्ट इसके बगल वाला जो एरिया है ना, ये रोहतास वाला एरिया है, ठीक है ना? तो इसी की बातें ये कह रहा है, बोल रहा है कि दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में पाई जाने वाली इसकी विस्तार सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले तक है, ठीक है ना? और धरवार क्रम की चट्टानें दक्षिण बिहार यानी कि दक्षिण बिहार ये वाला हो गया, सॉरी ये वाला हो गया दक्षिण बिहार, ये वाला है, ठीक है ना? ये वाला बिहार हो गया दक्षिण बिहार, ठीक है ना? दक्षिण बिहार के मुंगेर, जमुई और नवादा क्षेत्र में विस्तारित है। तो देखिए धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ना, ये वाले एरिया में विस्तारित है दोस्त, ये वाले एरिया में। समझ रहे हैं ना? ये वाले एरिया में विस्तारित है। लेकिन वहीं पे बात करें विंध्वन पहाड़ी माने विंध्वन संरचना वाली पहाड़ी कहाँ पे है? तो ये वाला एरिया कैमूर और रोहतास वाला एरिया, ये वाला। देख रहे हैं ना? हम बार-बार आपको हाइलाइट कर रहे हैं। तो ये वाला कैमूर और रोहतास वाला एरिया जो कि विंध्वन संरचना वाला भू-स्तरीय यानी कि पहाड़ वाला एरिया है, ठीक है ना? लेकिन वहीं पे बात करेगा कि धरवार वाला, तो धरवार वाला ये नवादा, जमुई, मुंगेर वाला एरिया है, जो कि ये वाला है। ठीक है ना? यानी समझ जाइए कि पूरा का पूरा बिहार है। ठीक है ना? ये पूरा बिहार है। लेकिन वहीं पे बात करें बीच में से गंगा नदी जब निकाल दीजिएगा, तो ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, ऊपर वाला ये उत्तर बिहार हो गया। ये गंगा नदी का जस्ट नीचे वाला एरिया जो हो गया, ये दक्षिण बिहार हो गया। उसमें भी दक्षिण बिहार में कौन-सा एरिया जो कि धरवार क्रम चट्टानों से मतलब विस्तार है, तो ये जमुई, नवादा और मुंगेर वाला एरिया, ये धरवार वाला एरिया है। अगर पूछेगा कि दक्षिण बिहार में म विंध्यवन वाली कौन-सा एरिया है? तो ये वाला हो गया रोहतास और कैमूर वाला एरिया। ठीक है ना दोस्त? आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया हो गया। तो देख सकते हैं कि दोस्त आपको कितना बेहतरीन तरीके से आपको सारा चीज़ कंप्लीट करवाया जा रहा है। इतनी मेहनत के साथ आपके लिए हर एक क्वेश्चन लेके आया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आपको सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको कुछ कहना हो, अपनी राय रखना हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है ना दोस्त? अगर वीडियो सच में अच्छा लग रहा ना, तो दोस्त दिल से सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है ना? और लाइक तो बिल्कुल ही करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब एक एक नए भविष्य को जन्म देता है, एक नए स्टूडेंट को जोड़ने का आपको जन्म देता है। ठीक है ना दोस्त? तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नए और शानदार वीडियो के साथ। हाँ दोस्त, एक और बात बता देना चाहते हैं कि हम इतना विस्तार में और इतना बार-बार रिपीट करते हैं ना, कि हम नहीं चाहते कि आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत करके आए। ठीक है ना? क्योंकि क्या पेन होती है, क्या दर्द होती है जब एक नंबर से कोई लड़का मेरिट से छूट जाता है कि नहीं? तो अपनी मेहनत कायम रखें, रिजल्ट और अपने आप पे भरोसा रखें, रिजल्ट और रिजल्ट ही नहीं बल्कि मेरिट तक आपको पहुँचना है। ठीक है ना? तो बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।